गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है उस लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिंप्लेक्स मेथड एंड न्यूमेरिकल ऑन सिंप्लेक्स मेथड। अब जो हम एलपीपी प्रॉब्लम्स स्टडी करते हैं, एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले था ग्राफिकल मेथड, उसके बाद था सिंप्लेक्स मेथड। अब एक मेथड आता है बिग एम मेथड। ये इसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड भी बोलते हैं या इसे हम पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। तो बिग एम मेथड की अगर हम बात करें या आर्टिफिशियल मेथड की बात करें, जो हमारा सिंप्लेक्स मेथड था, सिंप्लेक्स मेथड में हमने देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का था और जो हमारे कंस्ट्रेंट थे वो लेस देन इक्वल टू टाइप के थे, और लेस देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट के लिए हमने एस ऐड कर देते थे, और इस एस का जो कोफिशिएंट होता था वो कोफिशिएंट 0 होता था, जो हमने सिंप्लेक्स मेथड में स्टडी किया। अगर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड की बात करें या बिग एम मेथड की बात करें तो यहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का ही होगा, मिनिमाइजेशन का है तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे, और जो कंस्ट्रेंट होंगे वो लेस देन इक्वल टू भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकते हैं, और इक्वल टू टाइप के भी हो सकते हैं। लेस देन इक्वल टू का जो कंस्टेंट होगा उसमें प्लस एस होगा और कोफिशिएंट उसका 0 होगा। जो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट होगा उसमें माइनस एस होगा और प्लस ए होगा। माइनस एस सरप्लस वेरिएबल, ए आर्टिफिशियल वेरिएबल। एस का कोफिशिएंट तो हमने यहाँ देखा है 0 होता है, और जो ए होता है इसका कोफिशिएंट होता है माइनस एम। एम एक लार्ज पेनल्टी है, एम एक इनफाइनाइट वैल्यू की तरह काउंट करके चलेंगे, बहुत लार्ज वैल्यू। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में माइनस एम होता है और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में प्लस एम होता है। तो हम यहाँ पर हर एक न्यूमेरिकल को मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व करके चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ सिंपल एक माइनस एम लिया। अगर सिर्फ इक्वल टू होगा तो सिंपल हम ए ऐड कर देंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल। सिलेक्ट वेरिएबल लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल, और इक्वल टू के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये बिग एम मेथड में यूज़ करते हैं। बाकी इसका जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। जो प्रोसीजर सिंप्लेक्स मेथड के लिए था वही प्रोसीजर बिग एम मेथड के लिए है। सो इसकी थ्योरी स्टडी करते हैं हम, आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स। तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक की बात करते हैं। एलपीपी इन विच कंस्टेंट मे आल्सो हैव ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू साइन। इसमें दोनों टाइप के हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी, इक्वल टू भी, लेस देन इक्वल टू तो होते हैं। आफ्टर ensuring that all bi is greater than equal to 0, यहाँ कंडीशन भी यहाँ भी वही रहेगी कि bi की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। आर कंसीडर इन सच केस बेसिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन एज ए आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। इसमें जो बेसिक मैट्रिक्स बनती है वो एस से नहीं बनती, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी वहाँ पर काउंट होता है। अब इसकी थ्योरी की हम बात करें, बिग एम मेथड फॉर एलपीपी। सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे जब हमारा लेस देन इक्वल टू टाइप का होगा। लेस देन इक्वल टू के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का। ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का होगा तो क्या करेंगे हम, सरप्लस वेरिएबल। वो भी एस ही होगा बट नेगेटिव होगा और उसका कोफिशिएंट 0 होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल आर एडेड टू द कंस्टेंट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू टाइप का। इक्वल टू टाइप का होगा सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ए आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का होगा माइनस एस प्लस ए आएगा। और जो इस ए की कोफिशिएंट होगा, ए के लिए जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस एम मैक्सिमाइजेशन के लिए और प्लस एम मिनिमाइजेशन के लिए। बाकी प्रोसीजर एज इट इज़ रहेगा, हम उसे सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं। जब हम एलपीपी को सॉल्व करते हैं बिग एम मेथड या सिंप्लेक्स मेथड, किसी भी मेथड से, तो उसके कुछ स्पेशल केस होते हैं।
जैसे पहला स्पेशल केस, टाई इन चूजिंग ऑफ एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? सिंप्लेक्स मेथड में हमने देखा था, एंटरिंग वेरिएबल जो आइडेंटिफाई करते हैं वो करते हैं मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ जेड माइनस सी जे। जेड माइनस सी जे की जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आती है वो होता है एंटरिंग वेरिएबल। अगर ऐसा हो जाए कि एंटरिंग वेरिएबल में टाई हो जाए, अगर एंटरिंग वेरिएबल में एक 5 -5 और -5, ये हो गया x और ये हो गया s सपोज, उस केस में क्या करेंगे? मोस्ट नेगेटिव देखा मैंने, -5 -5 दोनों को कंसीडर कर सकता हूँ। अब इन दोनों में से मुझे कंसीडर कौन सा करना चाहिए? इफ़ देयर इज ए टाई बिटवीन ए डिसीजन वेरिएबल एंड ए स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, सेलेक्ट द डिसीजन वेरिएबल एज इन एंट्री। हमें क्या सेलेक्ट करना है? डिसीजन वेरिएबल, ना कि स्लैक वेरिएबल। स्लैक या सरप्लस या आर्टिफिशियल वेरिएबल को सिलेक्ट नहीं करना। जो हमारा डिसीजन वेरिएबल होगा, डिसीजन वेरिएबल का मतलब हो गया जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड जो भी होगा, x1 x2 x3 जो भी होगा, उसे हम एज ए एंटरिंग वेरिएबल कंसीडर करेंगे। ये हमेशा याद रखना कि अगर एंटरिंग वेरिएबल में टाई हो जाता है तो जो डिसीजन वेरिएबल होगा हम उसे एज ए एंटरिंग वेरिएबल काउंट करेंगे। उसके बाद टाई इन चूजिंग लिविंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल या लिविंग वेरिएबल या डीजनरेशन। आउटगोइंग वेरिएबल, लिविंग वेरिएबल या डीजनरेशन। अगर टाई होगा, अगर आउटगोइंग वेरिएबल या लिविंग वेरिएबल में टाई होगा तो क्या होगा? वो डीजनरेशन। उसमें कैसे करेंगे फिर? कौन से वेरिएबल को आउटगोइंग वेरिएबल मानेंगे? जैसे डीजनरेशन एट द बाउंड इज सेड टू अकर्स व्हेन वन और मोर बेसिक वेरिएबल हैव जीरो वैल्यूज एंड मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशियो आर सेम। जैसे सपोज यहाँ था हमारा बेसिक वेरिएबल s1 s2 x, उसके रेस्पेक्ट में आउटगोइंग वेरिएबल 5 4 4। अब क्या हुआ? यहाँ टाई हो गया। जब टाई हो गया, टाई होने पर अब कौन सा लिविंग वेरिएबल काउंट करेंगे? इस केस को हम बोलते हैं डीजनरेसी इन एलपीपी, और इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है वो हमारा होता है आउटगोइंग वेरिएबल या लिविंग वेरिएबल अगर टाई हो जाए। एंडिंग वेरिएबल में अगर टाई होती है तो डिसीजन वेरिएबल को काउंट करेंगे। लिविंग वेरिएबल या आउटगोइंग वेरिएबल में टाई होता है तो जो डाउनवर्ड होगा, नीचे होगा, उस वैल्यू को हम एज ए आउटवर्ड वेरिएबल काउंट करेंगे। उसके बाद आता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस करने के बाद एंट्री वेरिएबल आते हैं, आउटगोइंग वेरिएबल आते हैं। अगर आउटगोइंग वेरिएबल में सभी वैल्यूज इन्फिनिटी, डैश, लार्ज, ये कुछ भी आ जाए तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे इट अकर्स व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द बेसिक वेरिएबल दैट शुड लीव द बेसिक। मतलब कोई हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए लिविंग वेरिएबल है ही नहीं, आउटगोइंग वेरिएबल कोई है ही नहीं जिसे हम सेलेक्ट करें, क्योंकि हम इनफाइनाइट को सेलेक्ट नहीं कर सकते, जीरो को सेलेक्ट नहीं कर सकते, नेगेटिव वैल्यू को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आउटगोइंग वेरिएबल में सभी ऐसे आ जाए, लीस्ट रेशो जो हम कैलकुलेट करते हैं, इस लीस्ट रेशो में एक आ जाए इन्फिनिटी, एक आ जाए माइनस का, और दूसरा आ जाए दो भी ब्लैंक आ जाए, तो हम यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। इस केस को बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये हमारा जो केस बनेगा वो होगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू ना हो, अगर लीस्ट रेशो में कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू ना हो तो वो होगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। उसके बाद है इनफिजिबल सॉल्यूशन। अगर जो हमारे कंस्टेंट्स हैं, कंस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो होगा इनफिजिबल सॉल्यूशन। जैसे हमने कंस्टेंट लिए होते हैं
x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5, इस टाइप के कंस्टेंट होते हैं। यहाँ होता है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, अगर सभी कंस्टेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा इनफिजिबल सॉल्यूशन, उसका कोई फिजिबल रीजन नहीं होगा, तो वो कोई सॉल्यूशन वहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने यहाँ पर देखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।